नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार की बात में। बिहार की बात में आज हम बात करेंगे तेज प्रताप के उस निर्णय का जिसने बिहार की राजनीति में एक बड़ा तूफान मचाया है, खास तौर से आरजेडी में। आरजेडी को ये एक झटका के तौर पे माना जा सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने 4-5 छोटी छोटी पार्टियों को लेके एक गठबंधन बनाया है और उस गठबंधन को आगे बढ़ाने का, विस्तार देने की बात की है तेज प्रताप ने। तेज प्रताप के इस निर्णय के साथ ही एक चर्चा तेजी से चल रही है कि कहीं वो एआईएमआईएम के साथ यानी ओवैसी की पार्टी के साथ भी बातचीत तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 2020 में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने एक तीसरा मोर्चा तैयार किया था, उस राह पे तेज प्रताप है। इन सब विषयों पर आज हम बात करेंगे, कैसे तेज प्रताप यादव आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव कैसे प्रभावित कर सकते हैं और क्या वो आरजेडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। पहले तेज प्रताप का ये बयान सुनिए। और गठबंधन के विकास वंचित इंसान पार्टी और टीम तेज प्रताप और भी दल हैं यहाँ उपस्थित। वाजिब अधिकार पार्टी और भी हैं, बीजेपी प्रगतिशील जनता पार्टी से और संयुक्त किसान विकास पार्टी, सभी लोगों ने टीम तेज प्रताप यादव को समर्थन करने का काम किया है। साथ रह करके आगे की जो लड़ाई है उसको लड़ने का काम करना है। तो सभी लोगों का था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो और मीडिया से हमारी जो रास्ता जो हम लोगों ने चुनने का काम किया, जन जन तक पहुंचाने का काम हो और साथ में बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए कि आगे की लड़ाई को किस तरीके से हमको लड़ना है। बहुत सारी चुनौतियां हैं और हम देख रहे हैं, सब लोग जानते हैं, पूरे बिहार के नहीं पूरे देश के लोग जानते हैं कि किस तरीके से मेरे साथ अन्याय हुआ है और हम किसी के ऊपर हम टिप्पणी नहीं करना चाहते। तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि हम किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव ये जो 5 पार्टियां हैं जिनको साथ लेकर आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, निषाद वोट बैंक की बात कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने आगे ये कहा कि वो वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को असली निषादों का नेता नहीं मानते हैं। प्रदीप निषाद जो वीवीआईपी पार्टी जो अभी हाल में चर्चे में आई है, इसको वो नेता मानते हैं निषादों का। फिलहाल नेता कौन है कौन नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन क्या असदुद्दीन ओवैसी जो थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, एआईएमआईएम जो चुनाव की तैयारी कर रहा है, वो क्या 2020 में जिस तरीके से जदयू के बागी उपेंद्र कुशवाहा के साथ गठबंधन किया था, थर्ड फ्रंट का निर्माण किया था, क्या वैसा ही एक स्वरूप तैयार होने वाला है? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान हैं जिनसे हम बात करेंगे। तो हमारे साथ आज पैनल में हैं पीयूष पंत जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं मृत्युंजय शर्मा जी, सुजीत कुमार है पटना से हमारे रिपोर्टर हैं और एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं आदिल हसन जी। आप सभी का स्वागत है। पहले मैं चलूंगा आदिल हसन जी के ही पास, क्योंकि एआईएमआईएम की बात मैंने शुरू किया है। तो आदिल हसन जी, अभी आप जो गठबंधन की तैयारी कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें किन किन लोगों को शामिल करने की प्लानिंग कर रहे हैं, किससे बातचीत चल रही है? क्योंकि ये तो कंफर्म हो गया कि आरजेडी से आपकी बात तय नहीं हो पाई है, महागठबंधन का कोई दल आपके सपोर्ट में नहीं है, ये तो साफ दिख गया, चुनाव काफी नजदीक है। इसके अलावा आप क्या राह देख रहे हैं? क्या उसमें तेज प्रताप यादव भी एक ऑप्शन आपको समझ में आ रहे हैं? देखिए, जो भी शख्स बीजेपी को हराना चाहेगा और बिहार के विकास और उन्नति और प्रगति के लिए वो चाहेंगे, हम उनका स्वागत करते हैं। जो भी शख्स, जो भी पॉलिटिकल पार्टी, पहला लक्ष्य है कि बिहार में नीतीश भाजपा सरकार मुक्त होना और बिहार में माइनस बीजेपी सरकार बनना, क्योंकि पिछले 20 साल में बिहार के साथ जो नाइंसाफी हुई है, ज्यादती हुई है, बिहार को कुछ नहीं मिला है। इस 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार में बिहार के साथ जितना सौतेला व्यवहार हुआ उतना कभी नहीं हुआ आजाद भारत में। ना नेशनल हाईवे अथॉरिटी से उस प्रकार का जो फंड तमिलनाडु को मिला, महाराष्ट्र को मिला, आंध्रा को मिला, तेलंगाना को मिला, वो नहीं मिलता है। ना टेक्सटाइल मंत्री है हमारे यहाँ, लेकिन वो टेक्सटाइल मंत्री सिर्फ बतौलाबाज है, सिर्फ बयान बहादुर है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का कोई टेक्सटाइल कॉरिडोर बिहार में नहीं हुआ।
डिफेंस कॉरिडोर नहीं हुआ, फार्मास्यूटिकल्स कॉरिडोर नहीं हुआ, बिहार में ना सेमीकंडक्टर फैक्ट्री बनता है। अभी आपने देखा अश्वनी भार्गव को, स्टील है झारखंड का, मजदूर है बिहार का, और फैक्ट्री खुल दी है गुजरात में। अगर बिहार के लोग में जरा सा भी नैतिकता है और जरा सा भी बिहारी सम्मान बचा है, तो ये सोचेंगे कि 2009 से लेकर 24 तक झोली भर भर कर आपने लोकसभा में नरेंद्र मोदी को और भाजपा को आपने वोट दिया, और भाजपा ने सिर्फ आपका तिरस्कार किया है। डबल डेकर 422 करोड़ का रोड बना, वो पहली बारिश में वो डबल डेकर वो रोड ध्वस्त होने के चला गया, जेपी सेतु पर गड्ढे हो गए। सिर्फ मंदर बाट है, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा दोनों भाजपा का डिप्टी सीएम, हजारों करोड़ रुपए लोग दोनों पर खर्च होता है सुरक्षा पर, इनके आगे पीछे पर, लेकिन एक काम बतला दे दोनों कि बिहार के लिए इसने किया। उड़ीसा में बिहारियों को मारा गया, इन लोग बिहार, वहां भाजपा की सरकार, इनके मुंह में हिम्मत नहीं है कि भाजपा को कुछ बोल पाए, सिर्फ चमचागिरी करना, सिर्फ चालीसा पढ़ना। अश्वनी भार्गव के यहाँ दूसरे जो एमपी है वो जाते हैं काम कराने की, यहां पर फैक्ट्री खोलिए, और विजय कुमार सिन्हा जी जानते हैं कि ट्रेन का स्टॉपेज दीजिए। इतना छोटी मानसिकता का ये डिप्टी सीएम है, बिहार के साथ कुछ नहीं दिया। तेज प्रताप जी आएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन तेज प्रताप जी में बात है कि बयान बहादुर के कैटेगरी में ये भी है। कल लालू जी प्रेशर देंगे, बस लालू जी के साथ चले जाएंगे, उसके बाद इनका क्या होगा नहीं होगा आप अच्छे से जानते हैं। बार्गेन कर लेंगे जाकर वहां पर एमआईएम को दिखा के, क्योंकि एमआईएम के साथ सब बार्गेन करना चाहता है। 18% हमारी आबादी है सीमांचल में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई पिछड़ा अति पिछड़ा सब एमआईएम के साथ है। तो तेज प्रताप जी अगर ईमानदारी से चाहते हैं भाजपा हराओ और डील नहीं करना चाहते तो क्या स्वागत करेंगे। तो इस शर्त है ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। तेज प्रताप की बात है। हम सुजीत के पास चलेंगे, फिर लौट के आपके पास आएंगे। सुजीत, अभी जो स्थिति चल रही है पटना की, बिहार की पॉलिटिक्स में बड़ी संख्या में लोग हैं जो तेज प्रताप को इतना सीरियस नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव पिछले एक सप्ताह या 10 दिन से लगातार कुछ स्टेप दिख रहे हैं उनके, जो ये इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं तेज प्रताप कुछ सीरियस पॉलिटिक्स की दिशा में जा रहे हैं। जैसे वो महुआ के लिए घोषणा करते हैं, फिर पास में एक विधानसभा में एक कैंडिडेट की घोषणा करते हैं, उसके बाद फिर अब वो बोल रहे हैं कि हम चुनाव ये गठबंधन करेंगे इन पार्टियों के साथ। हालांकि उन पार्टियों का जिनके साथ वो गठबंधन की बात कर रहे हैं वो पार्टियां कैसी हैं, इस पर आप बताएंगे कि वो कौन सी पार्टियां हैं। प्रदीप निषाद कौन है, कितने मजबूत हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बोल रहे हैं कि तेज प्रताप बोल रहे हैं कि मुकेश सहनी तो बहरूपिया हैं, असली निषादों के नेता प्रदीप निषाद हैं। क्या है स्थिति इस गठबंधन की? जो 4-5 हैं, इनके नाम तो कोई नहीं जानता है। बिल्कुल अंकित, आपका कहना बिल्कुल सही है। ये जिन पार्टियों के साथ तेज प्रताप ने अपने गठबंधन को बनाया, उसमें से इन 5 के नाम तो कई लोगों ने पहली बार पढ़े होंगे। जहां तक मैं इन पार्टियों के बारे में मैंने भी कुछ जानकारी लेने की कोशिश की, तो इनमें से कई ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने चुनाव तो लड़ा था, लेकिन किसी की कोई ऐसी उपलब्धि नहीं थी जिसको याद रखा जा सके। किसी को 200, किसी को 250, किसी को लगभग 3000 ऐसे वोट, किसी को तो लगभग 150 तक का वोट मिला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कैसी पार्टियां हैं। इनमें कई ऐसी पार्टियों के जो नेता जो पिछले चुनाव में खड़े थे, मान लीजिए कि अगर 10 वहां पे अगर उम्मीदवार लड़ रहे हैं तो कोई 8वें नंबर पर रहा है, कोई 9वें नंबर पर रहा है। देखिए अंकित, बात यह है कि तेज प्रताप के साथ एक पॉलिटिकल एज है, और वो एज है उनके पिता का नाम। उनके पिता एक बहुत बड़े, बिहार या यूं कहे देश की राजनीति में तेज प्रताप के पिता एक बड़े नाम है। लालू प्रसाद यादव को सब कोई जानता है। तेज प्रताप यादव के साथ अगर कोई जुड़ता है तो वो उसके पीछे की मंशा यही है कि तेज प्रताप एक बड़े बेटे के बड़े नाम के रूप में यहाँ पे हैं। जहां तक प्रदीप निषाद की बात आपने कही, देखिए प्रदीप निषाद इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि वो शुरू के दिनों में मुकेश सहनी से बहुत नजदीकी से जुड़े रहे हैं। एक बार जब मेरी बातचीत हो रही थी प्रदीप निषाद से, तो उन्होंने इस चीज को कहा था कि जो चीजें पार्टी के लिए होती है वो मैंने जमीनी स्तर पर किया है। मैंने घूमा है, गांव देहात मैंने घूमा है, मैं बाढ़ में गया हूँ, सुखाड़ में गया हूँ। यद्यपि मैं यूपी का रहने वाला हूँ, संभवतः वो मिर्जापुर के रहने वाले हैं, लेकिन मैं यूपी से ज्यादा बिहार को जानता हूं। अब प्रदीप निषाद को तो लोग जानते हैं, तो जैसे तेज प्रताप के साथ लालू यादव का नाम जुड़ा हुआ है, वही ठीक वैसे ही प्रदीप निषाद के साथ मुकेश सहनी के नाम जुड़ा हुआ है। तो वो भी कोई बहुत बड़ा कोई एज नहीं मिलने वाला है। तेज प्रताप को अगर कोई एज मिल सकता है तो वो केवल और केवल लालू प्रसाद के बेटे हैं इस नाम पे मिल सकता है।
अब जहां तक रही तेज प्रताप की बात, देखिए तेज प्रताप पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से राजनीतिक रूप से मंथन कर रहे हैं, ये बहुत गौर करने वाली बात है। शुरू से ही जब वो पार्टी से निष्कासित नहीं हुए थे, तब से उन्होंने घुमा फिरा के महुआ के ऊपर अपने इंटरेस्ट को दिखाना शुरू कर दिया था। वो बोलना शुरू कर दिए थे। आपको याद होगा कि वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें महुआ के भी वर्तमान विधायक मुकेश रोशन रोते हुए दिखाई दिए थे। बाद में पता चला कि तेज प्रताप यादव के द्वारा जब महुआ सीट को लेकर के इंटरेस्ट दिखाया गया था, तो मुकेश रोशन कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बेबसी के रूप में उनके आंसू निकल गए थे। तेज प्रताप यादव फिलहाल आज की तारीख में एक सूत्री प्रोग्राम लेकर के चल रहे हैं कि अगर उनको आरजेडी से निष्कासित कर दिया गया है तो वो अपने वजूद को दिखाएं। अभी तक का उनका जो ऑरा है वो अपने पिता के ऑरा के ऊपर अभी छुपा हुआ है। लेकिन इस गठबंधन के बाद से अगर तेज प्रताप एक भी सीट जीत जाते हैं, या यूं कहे 2-3 सीटों पर अगर उनको सफलता मिल जाती है, तो ये तेज प्रताप के लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, अगर उठा के पिछले कुछ चुनाव को उठा करके देखा जाए अंकित, तो बिहार में थर्ड फ्रंट का अब फिलहाल ऐसा कोई अचीवमेंट नहीं है जिसको थर्ड फ्रंट के रूप में लोग याद कर सके। अब अगर AIMIM, जैसे उनके प्रवक्ता यहाँ बैठे हुए हैं, ये अगर इस चीज को कहते हैं कि हम उनके साथ जुड़ते हैं, तो देखिए AIMIM का अपना एक वोट बैंक है, ठोस वोट बैंक है। पिछले विधानसभा चुनाव में हर किसी ने देख लिया, वो 5 सीट ला करके उसने सबको चौंका दिया था। और अगर उस वोट बैंक का अगर एडवांटेज तेज प्रताप को मिलता है, या तेज प्रताप को जो वोट मिलने वाला, जो भी वोट मिलने वाला हो, वो अगर AIMIM को मिलता है, तो निश्चित रूप से वो संख्या 5 से बढ़ सकती है। या फिर तेज प्रताप की संख्या जो भी है 1, 2, 3 जो भी हो, वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, उसमें इजाफा हो सकता है। अब AIMIM और तेज प्रताप अगर जुड़ते हैं तो किन शर्तों पे जुड़ते हैं, कितनी सीटों पे लड़ेंगे, ये सब देखना थोड़ा दिलचस्प होगा। ये प्रदीप निषाद की क्या स्थिति है, ये इनकी क्या जमीन पे स्थिति है? जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि, मैं आता हूं आदिल के पास, पहले सुजीत से थोड़ा सा, कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि मुकेश सहनी का ये है, बातें चलें, पार्टी भी बना लिया। प्रदीप निषाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था इससे पहले कि हमने बहुत सारे योगदान दिया है पार्टी में, असली नेता हम हैं, असली दावेदार हम हैं। क्या है, कितने मजबूत हैं ये? अगर ये जुड़ते हैं, AIMIM से भी जुड़ते हैं, तो 2-4% क्या सहनी वोट बैंक ट्रांसफर करा सकते हैं? देखिए अंकित, प्रदीप निषाद, जैसे मैंने बताया, जैसे तेज प्रताप के साथ उनके पिता का नाम जुड़ा हुआ है, वैसे ही प्रदीप निषाद के साथ इस चीज को भले वो इनकार करे, मुकेश सहनी का नाम जुड़ा हुआ है। वो सब कोई जानता है कि मुकेश सहनी के साथ वो लंबे समय तक एसोसिएट रहे हैं। मुकेश सहनी, प्रदीप निषाद भले ही दावा कर रहे हैं कि भाई मैंने पूरे बिहार में घूमा है, मैं बिहार के गांव देहात में गया हूं, लेकिन प्रदीप निषाद का जो कद है वो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज की तारीख में मुकेश सहनी की तुलना में कम है। मुकेश सहनी की का जो कद है वो काफी बड़ा है। अब प्रदीप निषाद इस चीज को भी कहते हैं कि मैं यूपी से हूं, लेकिन बिहार मेरा दूसरा घर है। अब प्रदीप निषाद जो है वो मीडिया में चूंकि वो कई बार आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखते हैं, जो किताब पढ़ते हैं, जो टीवी देखते हैं, न्यूज देखते हैं, वो प्रदीप निषाद के बारे में जानते हैं। लेकिन कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट अगर देखा जाए, तो मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं दिख रहा है कि प्रदीप निषाद के रूप में कोई है जो जिसके बारे में मैं यहाँ पे चर्चा कर सकूं। ठीक ठीक, आदिल कुछ बता रहे थे जी। आदिल, मेरा कहना है MIM की क्रेडिबिलिटी पूरी बिहार की जनता और देश की जनता जानती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर समाज के तबके में, खासकर नॉन मुस्लिम बिरादरी में सबसे ज्यादा उनका चर्चा है और सब लोगों ने सराहा है। आप किसी भी कम्युनिटी कास्ट को उठा लीजिएगा, आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सराहना करते हैं। और बिहार में अख्तर उल ईमान साहब ने जिस मजबूती से हर जात धर्म से ऊपर उठकर MIM पर जो मीडिया का ठप्पा है उससे अलग उन्होंने दलित का मुद्दा, पिछड़ा अति पिछड़ा का मुद्दा, सीमांचल का मुद्दा, पूर्णिया हाईकोर्ट का मुद्दा, पूर्णिया एयरपोर्ट का मुद्दा, हर मुद्दा उठाया। तो तेज प्रताप जी से सीनियर है अख्तर उल ईमान साहब। अगर तेज प्रताप जी को इस बात का उनके साथ एक प्लस पॉइंट है कि लालू जी के लड़का है, लेकिन कोई भी गठबंधन का चेहरा होगा तो उस चेहरा का नाम अख्तर उल ईमान साहब होंगे। MIM ने उपेंद्र कुशवाहा जी को भी स्पेस दिया, हमने देवेंद्र जी के साथ भी काम किया, मायावती जी के साथ भी काम किया। 2020 में हमने सबके साथ काम किया। और हम इस बार अगर थर्ड फ्रंट रहेगा तो उसका चेहरा अख्तर उल ईमान साहब होंगे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब होंगे, MIM। ठीक है, अख्तर उल ईमान चेहरा होगी। हाँ जी,
चेहरा हो सकते हैं। अख्तर साहब चेहरा होंगे, सीनियर है, 4 बार के एमएलए हैं, लोकसभा में 2-2 बार 3-3 लाख से ऊपर वोट लाया उन्होंने, और उनकी छवि ईमानदार है, जिन्होंने कभी समझौता नहीं किया है और सीमांचल का दर्द बड़ी खूबी से उठाया है। मृत्युंजय शर्मा जी और के सब पास जाएंगे। समाज का उठ सकते हैं। सर, क्या तेज प्रताप को कितना सीरियस लिया जा सकता है? महुआ सीट पे तो फिलहाल उनका दावा है, विधायक भी रहे हैं, और अभी इस तरीके से कहें कि जो उनके सपोर्टर्स दिखते हैं, जिस तरीके से एक्टिविटी दिखती है, क्या वोट ट्रांसफर हो पाएगा महुआ सीट पे आरजेडी का, जो आरजेडी के सीट जिससे करंट में अभी एमएलए हैं, वहां की जो स्थिति क्या है? क्या लालू प्रसाद यादव का बेटा होना ये उनके लिए पर्याप्त होगा चुनाव जीतने के लिए, या उनको कुछ और अलग से करना पड़ेगा? अंकित जी, एक बात हम सभी को पता है कि 2015 में इन्होंने महुआ से विधानसभा चुनाव जीता था, लेकिन 2020 में फिर वहां से नहीं लड़े, और इसलिए नहीं लड़े क्योंकि जो एक कॉमन कंप्लेन था कि वो क्षेत्र में नहीं जाते थे और लोगों से संपर्क में नहीं थे, तो उनके लिए फिर एक नया सेफ सीट चुना गया, हसनपुर। फिर उन्होंने हसनपुर से चुनाव लड़ा। इनफैक्ट अभी कुछ महीनों पहले का आप अगर एक नैरेटिव देखेंगे तो ये था कि हसनपुर में भी इस प्रकार की नाराजगी है और तेज प्रताप फिर से एक नया सीट चुन रहे हैं, और हो सकता है कि वो महुआ में वापस जाए, और इसलिए मुकेश रोशन और उनके बीच थोड़ी तनातनी थी, और ये भी कहा जा रहा था कि मुकेश रोशन चूंकि तेजस्वी के करीबी है, और इस प्रकार से ये तनातनी परिवार में भी आ गई थी। लेकिन तेज प्रताप यादव आज के दिन में अगर आप देखेंगे, पॉलिटिकली वो पॉपुलर हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे दिख सकते हैं, उनकी चर्चा हो सकती है, लेकिन वोट अट्रैक्ट करने के सेंस में और ट्रांसफर करने के सेंस में उनकी जो कैपेसिटी है उस पर मुझे बहुत ज्यादा संदेह है। बाकी सीट्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, अगर वो सिर्फ अपनी महुआ या हसनपुर सीट से भी लड़ते हैं तो उस सीट पर क्या वो जीत पाएंगे, इस पे मुझे बहुत ज्यादा संदेह है। दूसरा मैं आता हूं गठबंधन पर। देखिए, गठबंधन कब काम करता है? गठबंधन तब काम करता है जब उसकी एक कोर पार्टी होती है जो एक सिग्निफिकेंट वोट बैंक की पार्टी होती है, कम से कम 10-15% उसके पास ऑलरेडी वोट बैंक हो। उसके साथ जब दूसरी पार्टियां छोटी छोटी जुड़ती है, वोट ट्रांसफर सीमलेसली होता है, तो गठबंधन के तौर पर काम करती है। 2020 में देख लीजिए, गठबंधन बना था तीसरा मोर्चा, कुशवाहा जी थे, एआईएमएम था, बीएसपी थी, सारी पार्टियां उसमें थी। उसमें कौन सी ऐसी सीट आप एक भी बता दीजिए पूरे बिहार में जहां पे किसी पार्टी ने दूसरे को वोट ट्रांसफर करके वो सीट जिता दी हो? खुद अपनी अपनी लोग सीट जीत, एआईएमएम ने अपने से 5 सीटें जीत ली, सीमांचल में एक और सीट उनके पार्टी वाले जीत गए, लेकिन इस प्रकार का कोई वोट ट्रांसफर हो रहा और एक दूसरे को मदद करके गठबंधन के तौर पर जीत रहे हो, वैसा कुछ नहीं होता है। तो ऐसी छोटी पार्टियां चाहे जितने भी साथ आ जाए, उसमें 10 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गठबंधन एक तरह से वो नदारद होती है। और यहां भी मुझे वही लगता है कि चाहे तेज प्रताप यादव कितने भी, दूसरा एआईएमआईएम के साथ भी अगर गठबंधन करते हैं, तो मुझे लगता है कि फिर ये पार्टियां एक तरह से सोलो ही चुनाव लड़ेंगी, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि तेज प्रताप यादव के कारण सीमांचल में कोई एआईएमआईएम को वोट दे रहा है, या महुआ में एआईएमआईएम के कारण कोई तेज प्रताप को वोट दे रहा है। इस प्रकार की चीजें नहीं होने वाली है, और इसलिए मुझे लगता है कि थर्ड फ्रंट के तौर पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। ठीक है, थर्ड फ्रंट के तौर पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पीयूष पंत जी के पास चलेंगे। सर, तेज प्रताप यादव, क्या ये माना जाए कि तेज प्रताप यादव पे ही क्यों एआईएमआईएम जिस तरीके से तीसरा एक ऑप्शन तलाश रही है, अब महागठबंधन ऑप्शन नहीं रह गया, थर्ड फ्रंट अगर बनना चाहती है, तो क्या 2020 में जिस तरीके से कुशवाहा ने मदद किया एआईएमआईएम का, बीएसपी ने मदद किया, वैसी कौन सी पार्टियां हैं जो मदद कर सकती है एआईएमआईएम को? क्या ये इस तरीके की छोटी पार्टियों से कुछ लाभ मिल सकता है, जो 5 सीटों पर 6 सीटों पर जो जीतने का जो स्थिति बन पाई थी पिछली बार? क्योंकि हमने देखा था पिछली बार का जो थर्ड फ्रंट बना था उसमें सिर्फ एआईएमआईएम को फायदा नहीं मिला था, ये कहीं ना कहीं सक्सेस हुआ था। मायावती ने एक सीट जीता भी था, और मायावती के एक सीट पे जीतते जीतते रह गया था कैंडिडेट, यानी कि वोट तो ट्रांसफर हुए थे। इस बार क्या स्थिति बन सकती है? देखिए अंकित जी, जहां तक तेज प्रताप का है, मैं तेज प्रताप को बहुत महत्व नहीं देता। देखिए, तेज प्रताप थे क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे थे वो, और सीट वो चाहे महुआ की जीते हों चाहे दूसरी सीट जीते हों, वो इसीलिए जीते थे कि वो आरजेडी में थे और लालू प्रसाद जी के पुत्र थे, और राबड़ी जी की उन पे ज़्यादा प्रेम है, उनके साथ है, तो वो तमाम फैक्टर थे। इसलिए अब तेज प्रताप और ज़्यादातर तेज प्रताप जो है वो जनता से कटे हुए रहे हैं, और वो नेता कतई नहीं है। उनको देखने से भी, उनके व्यक्तित्व से भी, और उनके जो है कि गतिविधियां हैं, वो कहीं से एक राजनेता नहीं दिखाई देते हैं, और उनका कोई जनाधार भी नहीं। इसीलिए, और वो ज़्यादातर जो है, आपको याद होगा कि जब पहली बार वो बने थे और हेल्थ मिनिस्टर बना दिया गया था, ये ताज्जुब सबको हुआ था, लेकिन क्योंकि लालू प्रसाद के पुत्र थे तो बनाया गया उनको।
तो ज़्यादातर उनके जो विजुअल्स आते थे वो कहीं कृष्ण के रूप में, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, यही सब गतिविधियां वो करते थे, जो कि कहीं से उनके पॉलिटिकल व्यक्ति होने का जो है कि मैसेज नहीं देता था। तो मैं मानता हूं तेज प्रताप यादव चूंकि एक पॉलिटिकल फैमिली से हैं और निकाल दिए गए हैं, तो अब उनको अपने को बचाए रखना है, दिखाए रखना है, वरना उनमें इस तरह कोई संभावना मुझे नजर नहीं आती है। और जितनी जो गठबंधन उन्होंने बनाया वो देखिए सब छोटी छोटी पार्टियां ऐसी बनती रहती हैं। ये सब है पार्टियां हैं जिनको 200-400 कोई भी बना लेता है, मैं चाहूँ आप चाहें तो हम बना सकते हैं। पहले तो ये आकर्षण था कि साहब आपको एक ऑफिस खोल लीजिए, आपको एक जो है कि बॉडीगार्ड जो है चुनाव आयोग दे देता है, आपकी पार्टी जो है बहुत सी है, नॉन रजिस्टर्ड होती है सिर्फ पार्टियां बहुत सी, और तो इन सब का कोई महत्व नहीं इस अलायंस का, ये दिखाने के लिए और एक कहीं ना कहीं आप बने रहने के लिए मुझे लगता है। जहां तक ओवैसी का, तो ओवैसी इसीलिए मुझे भी ताज्जुब होगा कि ओवैसी क्यों इनके साथ गठबंधन करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इनका कोई आधार नहीं है कि जिसका फायदा ओवैसी को मिल सके। ओवैसी चाहेंगे, देखिए पिछली बार ओवैसी को फायदा मिला था जो 5 सीटें जीती, उसमें बहुत बड़ी भूमिका थी जो है कि कुशवाहा जी की और जो है मायावती की, बीएसपी की बहुत बड़ी भूमिका थी। तमाम जो दलित वोट, क्योंकि बीएसपी का वोट ट्रांसफर होता ही होता है, इसकी गारंटी है, मायावती के एक इशारे पे, कहने पे पूरा दलित जो वोट है उनके पार्टी का वो ट्रांसफर हो जाता है। और उपेंद्र नाथ कुशवाहा का अपना जो ओबीसी वोट बैंक है वो था, तो उसकी वजह से ओवैसी साहब को काफी फायदा मिला। सीमांचल की सीटें 20 सीटें जीती उन्होंने, 20 सीटें लड़ी थी, उसमें 5 सीटें जीती, और वो 20 सीटों में लगभग जो है कि 14% के आसपास जो है उनको जो है वोट प्रतिशत मिला था। तो लेकिन वो कंबाइंड था, वो अलायंस एक मजबूत अलायंस था जिसमें हर तीनों का अपना अपना जनाधार था। लेकिन अब तो ओवैसी की स्थिति बड़ी गड़बड़ हो गई है मुझे लगता है। एक तो जो है कि जिस तरह से आरजेडी और कांग्रेस ने, खासकर कांग्रेस ने जिस तरह से जो है कि वक्फ बोर्ड वाले मामले को लेके जिस तरह से स्टैंड लिया है, वो उसको लेके जो है ओवैसी के लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। और ओवैसी का अब वो प्रभाव खट रहा है, जबकि हमने देखा साफ साफ 5 सीटें उन्होंने 2020 में जीती थी और 4 एमएलए उनके चले गए आरजेडी में। तो वो बात नहीं है, उस टाइम में था 2020 में निश्चित रूप से वो एक चुनौती देने के रूप में थे। लगातार धीरे धीरे, हालांकि दिल्ली में अभी उन्होंने 2 सीटों पे काफी, एक सीट में तो काफी अच्छा प्रभाव दिखाया था, उन्होंने काफी टक्कर दी थी। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बिहार का चुनाव जो है कि इस तरह का चुनाव होने जा रहा है, क्योंकि एक तो इसमें एक जो है कि कंटेस्टेंट जो है वो चुनाव आयोग भी है, तो निश्चित रूप से देखिए बड़ा टेढ़ा होने जा रहा है। ऐसे में हर कोई चाहेगा कि कोई अलायंस मजबूत हो, कि कोई वोट का बिखराव ना हो, और उसके लिए मुझे लगता है कि ओवैसी, इसीलिए आरजेडी ने कहा कि आप जो है कि हम गठबंधन तो नहीं करेंगे, आप चुनाव ही मत लड़िए, और जो है कि आप अपना वोट जो है हमें ट्रांसफर करें अगर आप चाहते हैं कि भाजपा को हराया जाए। तो अगर ओवैसी अलग लड़ेंगे तो निश्चित रूप से वो वोट काटेंगे, वो जो अल्पसंख्यक वोट है उसको काटेंगे, लेकिन उतना नहीं काट पाएंगे जहां तक मेरी जो समझ है, जिस तरह का जो है, क्योंकि अब वो प्रभाव नहीं रहा, सीमांचल में भी ओवैसी का वो प्रभाव नहीं रहा जो उनका पहले था। एक टाइम में वो कंसोलिडेट करने की स्थिति में दिखाई देते ऑल इंडिया लेवल पे, हालांकि महाराष्ट्र में उनका प्रभाव है, हैदराबाद तो उन्हीं का इलाका है, ऑल इंडिया लेवल पे वो मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट करने के दिखाई देते इस आधार पे कि मुसलमान वोटों को ले तो लेती हैं हर पार्टियां, लेकिन इस्तेमाल करके जो है उनको जो है कि फिर उनका कोई अधिकार नहीं देती, या उनको कोई पद नहीं देती, उस तरह से कोई उनको भागीदारी नहीं देती हैं, आगे तो तक नहीं लेके जा पाती हैं। ये बात चर्चे में भी चल रही है कि कहीं ना कहीं कि आदिल जी, मैं आपके पास आऊंगा कि 2020 के चुनाव के बाद एक आरजेडी ने भी एक संदेश देने की कोशिश की, और इसीलिए वो अड़ी भी है, ये कहा जा रहा है, ओवैसी को साथ नहीं लेना चाह रही, इसीलिए कि ठीक है ये चुनाव अगर लड़ेंगे भी तो ये आगे तक सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पिछली बार देखा गया कि 5 अगर विधायक थे और वो उनमें से 4 चले गए। दूसरी चीज ये है कि पब्लिक को भी, अब अगर जो आरजेडी का सपोर्टर है या वो वोटर जो बदलना चाहता है, बिहार में सत्ता को परिवर्तित करना चाहता है, वो कहीं ना कहीं उसको लगेगा कि वोट खराब हो गया है, या पिछली बार एक संदेश गया कि सरकार उसी वजह से बनते बनते रह गई। ये बात चल रही है। आदिल जी, मैं भाई, हाँ, इस पे आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा ही, इसके साथ ही एक चीज पे और प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा कि आपके पास जो गठबंधन की जब बातें कर रहे हैं तो मायावती का ऑप्शन तो अभी भी आपके पास होना चाहिए ना। मायावती तो कम से कम वहां पे प्लेयर इतनी बड़ी नहीं है, मतलब कि वो तो किसी गठबंधन के साथ भी नहीं है। बीएसपी से आपकी बातें कहां तक पहुंची?
नहीं, अगर बीएसपी भी आना चाहेगा, मायावती जी एक बड़ी चेहरा है, देश की सम्मानित नेता है, 4 बार के चीफ मिनिस्टर हैं, वो आना आएंगे चाहे तो हम आप भी तो उनका जाना चाह सकते हैं, हम आप संपर्क चाहते। करें। अरे सर, हमने संपर्क किया है। उनके जो प्रभारी राम जी गौतम साहब पिछले बार अलायंस कराए थे, एमपी हैं उनके राज्यसभा के, उनसे हमने संपर्क किया। इंजीनियर साहब बहुत ही शालीन आदमी है, बहुत ही सब आदमी है, उनसे हमने बात किया। अगर हमने अपना प्रस्ताव रखा है, अगर उन मायावती जी तैयार होंगे तो हम करेंगे। और हम किसी गठबंधन के सभी साथी की इज्जत करते हैं, हम वो नहीं है जब तक जरूरत है तब तक उनकी इज्जत करें। उपेंद्र कुशवाहा जी की भी इज्जत है, मायावती जी की भी है, देवेंद्र यादव जी की भी है, और सबका वोट एक दूसरे को ट्रांसफर हुआ है, और हुआ है तब सबकी कलेक्टिव मेहनत थी और हम जीते हैं। और जहां तक ओवैसी साहब की बात है, तो 2019 में अख्तरुल इमान साहब ने 3 लाख वोट लाया किशनगंज लोकसभा में, और 2024 में इस आंधी में भी हम लोग 3.25 लाख वोट अख्तरुल इमान साहब किशनगंज लोकसभा में आए, और हमने 2 विधानसभा में लीड किया। जबकि कांग्रेस जरूर जीता, एमपी बने, लेकिन हमने बहादुरगंज कोचादामन में लीड किया, और बहुत अच्छा लीड किया हमने। तो इसलिए ये नहीं बोला जाए कि ओवैसी साहब का नहीं। आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो नॉन मुस्लिम तबका है, अपर कास्ट में, दलित में, पिछड़ा में, सब राजपूत समाज में, भूमियार समाज में, जितना इज्जत बैरिस्टर साहब के लिए, और सबसे ज्यादा एप्लीकेशन नॉन मुस्लिम समाज से आ रहा है इस बार एमआईएम को टिकट लेने के लिए। मुझे अच्छा इस बात का है कि नॉन मुस्लिम समाज में भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए जो निगेटिविटी मीडिया ने फैलाया था वो दूर हुआ। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं था जो विदेश में भेजे संबित पात्रा और सांधांशु त्रिवेदी और शहजाद पूनावाला को नहीं भेज पाता है, वही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, सलमान खुर्शीद साहब, शशि थरूर जी, मनीष तिवारी जी को भेजना पड़ता है। भाजपा के विदेश में कोई ऐसा चेहरा नहीं है। आज एमआईएम एक वजूद है। अगर तेज प्रताप जी हो, निषाद पाटिल, जो भी हो, अगर मिल के लड़ेंगे तो बूंद बूंद से दरिया बनता है। एमआईएम ने अपनी क्रेडिबिलिटी दिखा दी। अख्तरुल इमान साहब एक ईमानदार चेहरा है। 3.25 लाख वोट किशनगंज लोकसभा से इस बार भी लाए हैं। इस इतनी आंधी में भी 3.25 लाख वोट हम लाए। तो इस बात का अगर कोई दिल्ली में बैठ के, कोई कहीं बैठ के बोले कि एमआईएम कुछ नहीं है, तो बस हम तो नहीं चाहते थे बीजेपी आए, और क्यामत के सुबह तक बीजेपी के खिलाफ है। हम अहंकार की भाषा नहीं बोलते। हमने महागठबंधन के सामने इसलिए प्रस्ताव रखा कि वोट डिवीजन नहीं हो। गोपालगंज, कुर्नी, इमामगंज और बोचा, रानीगंज, ये सब सीट में जहां महागठबंधन नीतीश जी के साथ थी तब भी चुनाव हार गई, और एमआईएम भी लड़ी और बीजेपी को फायदा हुआ। हमने इसलिए प्रस्ताव रखा था। मेरे समुदाय के लोगों ने, सीमांचल के लोगों ने, उसमें हिंदू मुसलमान सब है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने, सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने हमें ये बात बोला था कि आप मिल के लड़िए। इमान साहब ने, इंजीनियर आफ्ताब साहब मेरे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ने, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के आदेश पर हमने ईमानदारी से चिट्ठी लिखी, हमने प्रस्ताव भेजा। हम चाहते हैं कि मिलकर भाजपा हारे और भाजपा के खिलाफ हम रहे। ये महागठबंधन ले नहीं लेगा, हम फिर जीत कराएंगे। हम बड़ी बात नहीं बोल रहे हैं, हम फिर जीत कराएंगे। सीमांचल के अलावा मिथिलांचल हो, मगध हो, शाहाबाद हो, आज एमआईएम पूरे बिहार के 38 जिला में पहुंच गई है। और आप देखिएगा, फिर आप चकित रहिएगा, फिर आप बोलिएगा कि अरे ये तो फिर बार बार कमाल करता है। कि ओवैसी साहब, अख्तरुल इमान साहब, इंजीनियर आफ्ताब साहब की जो जोड़ी है, ये जोड़ी सिर्फ आम नहीं है, बिहार के जनमानस का एहसास जानती है। हमने 11 साल जद्दोजहद किया, मेहनत किया। सुजीत साहब आपके पत्रकार हैं, आप देखिएगा पार्टी कार्यालय में पूरे बिहार से लोग आते हैं अपनी समस्या के लिए। उर्दू टीटी, अनुवादक, कोई भी बिजली की समस्या, रोड की, रेवेन्यू की, कोई भी समस्या हो, वो पूरे बिहार का लोग अख्तरुल इमान साहब के पास ऑफिस में इंजीनियर आफ्ताब साहब के साथ आए रखता है। और हम कभी भेदभाव नहीं करते हैं। सीमांचल का मुद्दा है, एमयू किशनगंज हो। आदिल जी, आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं किया कि जिस तरीके से, जैसे जनसुराज अभी नई पार्टी है, कभी मनीष कश्यप को ज्वाइन कराती है, कभी पप्पू सिंह को ज्वाइन कराती है, बड़े बड़े नेताओं को। आपके पास इतने बड़े नेता हैं ओवैसी जी, आपकी पार्टी इतना पहले से ही वो कर रही है, प्रभावशाली है। बिहार के किसी बड़े हिंदू नेताओं को भी, या जो दूसरे बड़े नेता हैं, आपके पास एक लगता नहीं बिहार में नेताओं की भी कमी है? अखिलेश्वर शर्मा जी कांग्रेस के बहुत पुराने नेता थे, 30 साल से कांग्रेस के नेता थे, भूमियार समाज से आते हैं। अब कोई एमएलए एमपी जीता एमएलए एमपी, एक से एमएलए एमपी तो आने के लिए तैयार रहता है, लेकिन भाई इन लोग का परमानेंट नहीं रहता है। फिर जीतेगा फिर भाग जाएगा। अखिलेश्वर शर्मा जी है, दीनानाथ मांझी जी है, प्रियंका चौधरी जी हैं, इन लोग को लोकसभा लड़ाए हैं।
अच्छा, कभी प्रशांत शाहबाद किशोर में की प्रिय- पार्टी से बात हुई क्या? कोई कुछ चर्चा जैसे कि सुनिए, गठबंधन वगैरह के लिए? प्रशांत किशोर जी की पार्टी के भी कुछ लोग जब बाई इलेक्शन हो रहा था तो चाहते थे कि एमआईएम से टैक्टिकल नहीं, अंडरस्टैंडिंग गठबंधन के लिए मैं बोल रहा हूँ, चुनाव में नहीं, गठबंधन की टैक्टिकल कुछ। सुनिए, वो चाहते हैं टैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग हो, क्योंकि हाँ। प्रशांत किशोर साहब अच्छे डायरेक्टर हैं, अभी एक्टर बनना के लिए बिहार विधानसभा में पता चलेगा। अगर प्रशांत किशोर जी को लगता है, हम तो चाहते हैं बीजेपी के खिलाफ एक फ्रंट बने, प्रशांत किशोर जी को लगेगा उनको, क्योंकि वो इतना बड़बोलापन में 243 बोल दिए जोश में, तो अब हाँ। उनको पीछे आने में दिक्कत हो रहा है कि 243 के बाद 242 नहीं आ पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक बिहार को सपना दिया था कि हम नौजवान को लाएंगे, लेकिन हर जो बीजेपी का रिटायर्ड प्लेयर है, आरसीपी सिंह हो, पप्पू सिंह हो, मनीष कश्यप हो, जिसने मुसलमानों को गाली दी, जो आरसीपी सिंह ने वक्फ बोर्ड के, आरसीपी सिंह ने ट्रिपल तलाक पे बीजेपी का साथ दिया, जो नीतीश कुमार के पीठ में खंजर घोपा, जो 370 पे बीजेपी का साथ दिया, जो नीतीश जी को धोखा देके जिस आदमी ने केंद्र में भाजपा का मंत्री बना, भाजपा के साथ अमित शाह का चालीसा, मोदी जी का चालीसा पड़ा, तो उससे आप क्या उम्मीद कीजिएगा? मनीष कश्यप ने मुसलमानों को इतनी गाली दी, गांधी जी को गाली दी, जिस गांधी जी का फोटो प्रशांत किशोर अपने हर पोस्टर में लगाते हैं, सुबह शाम लगाते हैं, प्रशांत जी गांधी जी का नाम लेते हैं। पहली बात तो 2014 में गोडसे के जो उपासक थे, गोडसे को मानने वाले नरेंद्र मोदी को उन्होंने मदद की, उन्होंने नरेंद्र, उस वक्त बिल्किस बानो और जकिया जाफरी और एहसान जाफरी का दर्द इनको नहीं याद आया, उस वक्त तो पैसा के लिए उनके लिए काम किया उन्होंने। और आज जब नरेंद्र मोदी की सरकार में उनको कुछ मिला नहीं, तो अब नीतीश कुमार में भी नहीं मिला, हर जगह इनको, इनकी महत्वाकांक्षा कुछ ज्यादा रहती है। आदमी को अपनी जमीनी स्थिति भी जानना चाहिए, सबको गाली देकर आप बड़ा नहीं हो सकते हैं। आप अच्छे हैं, आपका मकसद अच्छा है, नहीं सबको गाली देना, ऑफिसर को गाली देना, आईपीएस को, आईएएस को, सबको, और सब लोगों ने आपको बढ़ाया। नीतीश कुमार जी ने अपने घर में आपको रखा था, अब नीतीश कुमार ऐसा बोलते हैं, उन्हीं के घर में खाना खाया, सब कुछ किया, ऐसा नहीं होता है। आदमी उतना भी अहंकार नहीं आना चाहिए। प्रशांत जी एक पढ़े लिखे आदमी है, सबको तुम तलाक करके बात करते हैं। और मनीष कश्यप जी ने गांधी जी को कितना भद्दी बात की, उसी मनीष कश्यप को ले लिए। अरे भाई, चुनाव जीतने के लिए एक आदमी का कुछ तो क्वालिफिकेशन, कुछ तो एलिजिबिलिटी होना चाहिए प्रशांत जी। अरे आरसीपी सिंह को, कल तक आरसीपी सिंह आपको गाली देते थे, आप आरसीपी सिंह को गाली देते थे, अब वही सत्ता के लिए आरसीपी सिंह को आप ले लिए। अरे उसूल होता है, एमआईएम उसूल की पार्टी है, 10 एक्स एमएलए एक्स एमपी आना चाहता है, जिस पर आपराधिक मामला है। आप देखिएगा, आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, बहुत लोग आना चाहता है, लेकिन हम लोग बहुत छानबीन करके लेते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक क्राइटेरिया है, अब जिस पर रेप का चार्ज हो, जिस पर मोलेस्टेशन का चार्ज हो, जिस पर पॉस्को का चार्ज हो। कल ही हमारे किशनगंज के एक नेता पर पुलिस ने आरोप लगाया, हम पार्टी से उसको निकाल दिए। बैरिस्टर साहब का एक क्लियर उसूल है कि जिस पर गंभीर आपराधिक मामला होगा, हम उसको अपने पार्टी में जगह नहीं देंगे। हमारे लिए एमएलए एमपी मकसद नहीं, हमारे लिए सीमांचल और बिहार के मजलूमों की एक आवाज बनाना है। हिंदू और मुसलमान में हम फर्क नहीं देखते हैं, यह हमारा स्टैंड क्लियर। ठीक है, लेकिन सीमांचल में कांग्रेस की राहुल गांधी की यात्रा होने वाली है और पूरी तैयारी चल रही है। राहुल गांधी मजबूत भी दिखते हैं कांग्रेस, इस बात को मानेंगे कि नहीं मानेंगे सीमांचल में? सुनिए, सीमांचल ही नहीं, पूरे देश में राहुल गांधी जी ने 2024 के बाद लोकसभा का जो अपोजिशन लीडर बने हैं, उस आदमी में एक अलग शौर्य बना है। भारत जोड़ो के बाद मैं पब्लिकली बोलता हूं, उस आदमी ने अपने आप में बहुत बदलाव किया है। और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पिछले 10 साल से लड़ रहे थे, राहुल गांधी जी इस बार उसी तरीके से, उसी मजबूती से चुनाव खिलाफ लड़ रहे हैं। अपने जान को जोखिम में डालकर राहुल जी ने उस दिन कहा भी कि मैं आंख से खेल रहा हूं। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पे गोली चला, खतरा हुआ, ये बात सच है कि आरएसएस के खिलाफ लड़ना बहुत जिगरा की बात है। बैरिस्टर साहब जिस तरीके से मजबूती से नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2014 से लड़ रहे हैं, राहुल जी कहीं ना कहीं उसके साथ खड़े होकर राहुल जी लड़ रहे हैं। इसलिए तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब, सुबह शाम अकबर ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ के साथ वहां तेलंगाना में कांग्रेस को चला रहे हैं। और हमने 22 साल बाद चुनाव हुआ एमएलसी का और भाजपा को हराया, उसमें कांग्रेस पार्टी ने भी हमारा साथ दिया। और रेवंत रेड्डी साहब को इस बात का समझ है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब तेलंगाना आंध्रा की एक बेबाक आवाज है, सिर्फ हिंदू मुसलमान नहीं, एक वहां के मजलूमों की एक आवाज है। इसलिए कांग्रेस के ऊपर प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, चीफ मिनिस्टर भी है, वो साथ देते हैं। और राहुल जी भी बड़ी मजबूती से बीजेपी आरएसएस के खिलाफ लड़ रहे हैं और बौखलाई भी है। नरेंद्र मोदी राज्यसभा में भाषण नहीं दे पा रहे, ट्रंप का नाम नहीं ले पा रहे हैं,
पूरी भाजपा को बैकफुट पे अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ अगर सबसे मजबूती से कोई लीडर ऑपोजिशन अगर मर्द मुजाहिद की तरह कर रहा है, उसका नाम राहुल जी कहीं ना कहीं है। हम एतराफ करते हैं। हम तो इसीलिए राहुल जी को बोलते हैं, आइए एमआईएम के साथ मिलकर गठबंधन का चुनाव लड़िए, देखिए पूरे भाजपा को पूरे बिहार से साफ कर देंगे। हाँ, आइए राहुल जी, अगर राहुल जी बैरिस्टर मानते असदुद्दीन हैं ये ओवैसी बात साहब आपकी, आए। अगर राहुल गांधी ये बात आपकी मानते हैं तो, क्योंकि राहुल गांधी नहीं, यूपीए या में थे। उनके तरफ की जितनी पार्टियां हैं वो यही बोलती हैं कि आप वोट काटने के लिए आते हैं। मैं मृत्युंजय जी के पास जाऊंगा। मृत्युंजय जी, सर एक मिनट, बस 10 सेकंड। हाँ। अंकित साहब, यूपीए 1 यूपीए 2 में डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब और सोनिया जी जिस तरीके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इज्जत करते थे, वाईएसआर साहब पूरे आंध्रा के सबसे मजबूत लीडर थे साउथ के, वो जिस तरीके से इज्जत करते थे, राहुल जी को रेवंत रेड्डी साहब से पता कर लेना चाहिए कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबर साहब का जलवा तेलंगाना आंध्रा में है। अगर राहुल जी मिलकर एमआईएम के साथ लड़े, मेरा दावा है भाजपा को हराने में पूरे देश में सबसे ज्यादा असदुद्दीन ओवैसी साहब काम आएंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको सीमांचल में हराने के लिए कौन सबसे बड़ा मजबूत है? सीमांचल में आपको, आप अगर सीमांचल में चुनाव लड़ते हैं तो क्या कांग्रेस बड़ा फैक्टर नहीं होगा आपके हारने के लिए? सर सुनिए, हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी मजबूत होती है, लेकिन 3.25 लाख वोट अख्तरुल इमान साहब में किशनगंज लोकसभा में लाया है। हम कांग्रेस को यही अनुरोध कर रहे हैं कि लड़िए मत, उसको बीजेपी फायदा होगा। कौन आरएसएस का स्लीपर सेल आरजेडी कांग्रेस में है जो नहीं चाहता है एमआईएम? जब यूपीए 1 यूपीए 2 में थे, अख्तरुल इमान साहब 3.25 लाख वोट लाए, 5 विधानसभा बाई इलेक्शन हारी है महागठबंधन ठीक है, MIM और 3.25 लाख महागठबंधन की लड़ाई में। ठीक है आदिल जी, 3.25 लाख लाए 3.25 हैं। लाख अंकित भाई बहुत वोट होता है लोकसभा हाँ, में। बिल्कुल। 3.25 लाख अख्तरुल इमान साहब वोट लाए हैं, तो अगर अख्तरुल गलत कोई इमान- फीडबैक दे रहा है तो हम तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपकी मनोज बात झा समझ जी रहा वार्ड हूं, काउंसलर आदिल चुनाव जी। नहीं लड़े हैं, मनोज झा आदिल- वार्ड काउंसलर चुनाव नहीं लड़े हैं, और मनोज झा जी को आप सब कुछ मान लिए हैं। नहीं, अगर कांग्रेस के साथ एमआईएम आती है तो पूरे देश में एक अल्टरनेटिव होगा। बात सही पूरे है। देश तो में इमाम वैसे असदुद्दीन भी ओवैसी पुराने साहब नेता राहुल हैं, गांधी लेकिन खड़े हो गए। वो व्यक्तिगत एक नेता है, लेकिन पार्टी के हिसाब से जब हम बात करेंगे तो पार्टी की एक समस्या है कि एक बार 4-5 सीट जीतना और उसके बाद क्या उस चीज को इस बार भी रिपीट कर पाना। मैं मृत्युंजय जी के पास जाऊंगा। मृत्युंजय जी, दो बार जीते, आदिल जी इलेक्शन भी अभी तक जीते, जो 3 लगातार लाख बोल वोट रहे थे। हैं उसमें एक चीज दिखता है कि राहुल गांधी, कांग्रेस हो चाहे आरजेडी की बात नहीं करें, आरजेडी खुल के विरोध कर रहे हैं, लेकिन बाकी हर पार्टी में संभावना तलाश रहे हैं। क्या बिना किसी पार्टी के सहयोग के एआईएमआईएम क्या वहां पे मजबूती से चुनाव नहीं लड़ सकता है? 2-4 सीटें जो पुराना किया था उसको क्या रिपीट करने की संभावना है? मतलब थर्ड फ्रंट की क्या संभावना है इस पे? अंकित जी देखिए, बहुत क्लियरली अगर आप फैक्चुअली देखेंगे तो एआईएमआईएम जो पार्टी है उसका वोटर बेस जो है हमें पता है कि एक समाज से आता है। अभी एआईएमआईएम के प्रवक्ता हमें बता रहे थे कि किशनगंज लोकसभा में 3.25 लाख वोट लाए। ये भी हमें सोचना होगा कि वहां पे जो मुस्लिमों की आबादी है वो 65% है, और वोटर काउंट में आप जाएंगे तो करीब 10 से 11 लाख है। तो 10 से 11 लाख मुस्लिम आबादी में अगर आप 3.25 लाख लेके आए हैं तो बहुत पीठ थपथपाने की बात नहीं है। ये बहुत फैक्चुअली मैं कहना चाहूंगा, पहला। दूसरा, एक जो नैरेटिव बन के आया है, और हर जगह आप देखिए, क्या कभी एआईएमआईएम किसी ऐसी सीट से आज तक जीती है जहां मुस्लिम बाहुल सीट नहीं है? वो कोई भी एक ऐसी सीट बता दीजिए मुझे पूरे देश में जहां से वो जीत के आती, तो वो बहुत फैक्चुअल है। दूसरा, जो मुस्लिम आबादी है उसको वोट बैंक के तौर पर आरजेडी और कांग्रेस हमेशा अपना मानती रही है। तो गठबंधन बनाने में भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि आरजेडी कहती है यार ये तो मेरा खुद का अपना वोट बैंक है, मैं आपको क्यों सीट्स दूं। कांग्रेस यही कहती है तो मेरा खुद का वोट बैंक है, हमेशा हमें वोट देते हैं, मैं आपको क्यों कुछ सीट्स दूं। और अब तो एक और कंटेंडर आ गए हैं प्रशांत किशोर के तौर पर, जो कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दूंगा इनको, टिकट्स के तौर पर इनको 40 टिकट में देने जा रहा हूं सबसे ज्यादा, और इन्हें मेरे साथ आना चाहिए। ये सभी नेता, वक्फ बोर्ड में भी आप देखेंगे उन्होंने विरोध प्रदर्शन में वो सभी गए। तो एक प्रकार से एआईएमआईएम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वो भले ही बोलती रहे कि इस समाज पे मेरा एकाधिकार है इसके वोटों पे, लेकिन दूसरी पार्टियां मानने को तैयार नहीं। और दूसरा, डेटा भी ये नहीं कहती है। आप देख लीजिए बाकी जितने इलाके हैं बिहार के सीमांचल को छोड़ के, जो मुस्लिम बाहुल्य नहीं है लेकिन सिग्निफिकेंट आबादी है, वहां से ये पार्टियां जीत के आती रही है। एक दूसरा नैरेटिव जो ऑल्सो बन के आ रहा है, जो अभी पीयूष जी बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए आप सीमांचल में फिर से मान लीजिए 5 सीटें जीत के आ जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि फिर से आपके वो 5 में से ज्यादातर विधायक आरजेडी के साथ चले जाएंगे। तो एक वोटर्स में नैरेटिव बन के आता है कि ये जिता भी देंगे तो कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो आरजेडी के साथ ही जाने वाले हैं, तो हो सकता है कुछ छिटक के आरजेडी को ही लोग वोट दे दें। एआईएमआईएम जरूर चाहेगी कि वो एक प्रकार से अलायंस बनाए, क्योंकि उसकी लेजिटिमेसी बढ़ जाती है स्टेट के इलेक्शंस में, उसको सीटें कुछ ज्यादा मिलेगी और वोट ट्रांसफर बहुत सीमलेस हो पाएगा, उसको जरूर फायदा होगा, दूसरी पार्टी को भी फायदा होगा। लेकिन आरजेडी या कांग्रेस नहीं चाहती है कि इस बार की कुछ
सीटों के फायदे के लिए हम लॉन्ग टर्म में एआईएमआईएम को स्पेस दे रहे, स्पेसिफिकली मुस्लिम वोट बैंक पे। अगर इस बार आप गठबंधन बनाएंगे, फिर दूसरे राज्यों में भी गठबंधन की चर्चा होगी, अगले चुनावों में होगी, लोकसभा में होगी, तो एक प्रकार से आपने लेजिटिमाइज कर दिया होगा कि हाँ, आपका मुस्लिम वोट बैंक पर एक प्रकार से एकाधिकार है, जो ये लोग नहीं होने देना चाहते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि इनफैक्ट बीएसपी की आप बात कर रहे थे, बीएसपी ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि 243 सीटों पे अकेले चुनाव लड़ेगी। मुझे जहां तक दिख रहा है, कोई भी बड़ी पार्टी एआईएमआईएम के साथ नहीं जाने जा रही इस बिहार चुनावों में, वो अकेले ही चुनाव लड़ते हुए मुझे दिख रहा है। भले ही वो कुछ भी करे, ढाका में इनफैक्ट उन्होंने एक हिंदू कैंडिडेट डिक्लेयर भी कर दिया, लेकिन उनका जो प्रभाव क्षेत्र रहेगा वो सीमांचल रहेगा, वही 5, 7, 8 सीटें रहेंगी, करीब करीब उसी के आसपास वो सीटें जीत के आ पाएंगे। बहुत ज्यादा डिफरेंस मुझे नहीं दिखता है इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। और ये चुनाव के बाद भी चीज़ें थोड़ा, चुनाव से सीट शेयरिंग के बाद भी थोड़ा सा ये चीज़ें क्लियर हो सकती हैं कि जो अलग होगा वो हो सकता है ऐड हो। आदिल जी आएंगे अब थोड़ा सा पीयूष जी के पास। 10 सेकंड हम लोग अगर 100 सीट पे एमआईएम चुनाव लड़ लिए तो मेरा दावा है, आप देखिएगा, ऐसा कोई विधानसभा नहीं रहेगा जिसमें 15,000, 10,000 से 15,000 वोट नहीं आएगा। अभी एसआईआर में हर जगह वोट कटा है। मेरा चैलेंज है, तेजस्वी यादव जी कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये अहंकार नहीं किसी को पालना चाहिए कि छोटी पार्टी है, छोटा है। याद रखिए, हाथी के सूंड में चींटी चला जाता है, परेशान कर सकता है। सुजीत साहब पटना के हैं, एमआईएम ऐसा कोई, गोपालगंज में हमने 15,000 वोट लाया और आरजेडी 1200 वोट से हारी। इमामगंज में हमने 9,500 वोट आया, आरजेडी 3,500 वोट से हारी। रानीगंज में हमने 5,000 वोट लाया, आरजेडी वहां पे 1250 वोट से हारी। बोचा में यही हुआ। तो अहंकार पाले आरजेडी। हम तो गुजारिश कर रहे हैं, हम जितना जनता की अदालत में जाएंगे और हिंदू भाई हमें वोट देगा। मुझे चैलेंज है, अपर कास्ट हिंदू, बैकवर्ड दलित, जिस तरीके से ओवैसी साहब ने ऑपरेशन सिंदूर में ईमानदारी से भारत का नाम बुलंद किया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दारुसलाम जाकर देखिए, जितना हिंदू भाई मेरा साथ है, पहला दलित मेयर हैदराबाद में हमने बनाया है। और दारुसलाम में माथे पे टीका हो, टोपी हो, क्रॉस हो या पगड़ी हो, सबका इस्तकबाल है। इसीलिए 1984 से हम जीत रहे हैं। लोकसभा हैदराबाद में हिंदू बड़ी आबादी, 1.5 लाख से ऊपर हिंदू भाई हमें वोट देता है। हम सिर्फ मुस्लिम की पार्टी नहीं है, मिथ हटा लीजिए। यूपीए 1, यूपीए 2 में थे। हम चुनाव ईमानदारी से लड़ेंगे और बड़ी तादाद में, जैसे लोकसभा में हिंदू समुदाय के लोग को वोट टिकट दिया था, हम विधानसभा में भी हिंदू भाई को देंगे और जिता के इस बार इंशाल्लाह बिहार की जनता असेंबली भेजेगी। देखिएगा। ठीक है आदिल जी। हिंदू समाज, जाहिर सी बात है कि आप जो अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ और तारीफ भी हुई ओवैसी साहब की, लेकिन तारीफ वोट में कितना कन्वर्ट होगी ये भी मायने रखता है, क्योंकि वोट बहुत मुश्किल से लोगों को निकलती। कई बार हमने देखा, जैसे रोजगार की जब बात होती है, लोकसभा चुनाव में हम घूम रहे थे तो तेजस्वी यादव के बारे में लोग कह देते थे कि तेजस्वी यादव आएंगे, नौकरी देंगे, नौकरी के मामले में, या युवा नेता हैं, लोग कहते थे। लेकिन वोट देने के वक्त लोगों ने और भी पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि पीयूष पंत जी के पास जाएंगे कि सर, एआईएमआईएम को देखें, चाहे दूसरी जितनी भी विपक्ष की पार्टी को देखें, वो एक मुद्दे पर दिखती हैं, किसी भी एक मुद्दे पर दिखती हैं। इसकी जगह पे एक नेता प्रशांत किशोर भी हैं। प्रशांत किशोर से जब मीडिया बात करती है तो वो एसआईआर के मुद्दे पे भी बोलते हैं कि ये सब मुद्दे उतने बड़े मुद्दे नहीं हैं। अगर बिहार से 4 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़ जो भी वोटर मतदाता है उसमें से 50-60 लाख कट भी जाता है तो बाकी वोटर निर्धारित करेंगे कि बीजेपी को रहना है, जदयू को रहना है कि नहीं रहना है, वो लोग इनको भगाएंगे। वो एक अलग रास्ता अपनाते हैं। क्या ये माना जाए कि अलग रास्ता चुनना प्रशांत किशोर का कितना फायदेमंद उनके लिए हो सकता है, और क्या यही वजह है कि जो बाकी पार्टियां हैं वो छोटे छोटे उसमें बट रही हैं, खुले तौर पे थर्ड फ्रंट के तौर पे उभर नहीं पा रही हैं, क्योंकि वो एक लार्ज वोट बैंक को या एक अपने पार्टी के एक वोट बैंक को टारगेट नहीं कर पा रही हैं, मिक्स हो जा रही हैं पूरा एक विपक्ष के उसमें लाइन में। देखिए अंकित जी, एक बात तो ये तय है कि इस बार जो बिहार का चुनाव है, एसआईआर बहुत प्रभावी ढंग से वो काम करेगा वो, क्योंकि एसआईआर ने वहाँ के बिहार के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा करी हैं और लोगों ने बहुत सी सबक लिए हैं इससे। और बिहार वो भूमि है जो हमेशा से जो है कि वो उठ के खड़ी होती है, वहाँ के लोग उठ के खड़े होते हैं और वो जो है कि एक प्रभावी ढंग से जो है वो एक सबक सिखाते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह से एसआईआर चल रहा है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, उस सीमांचल में भी वही स्थिति है और बाकी जगह भी यही हो रहा है। देखिए कम से कम 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। बहुत सी ग्राउंड रिपोर्ट जो आ रही हैं
कि मरे हुए लोगों के नाम हैं, जो जिंदे हैं उनके नाम कट गए हैं। तो ये जो तमाम चीजें हो रही, तो एक गुस्सा है लोगों के अंदर, और वो गुस्सा इस बार लोग प्रभावी ढंग से इजहार करना चाहते। तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर भी उसको डाइल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में खेल रहे हैं या उनकी तरफ से खेल रहे हैं, क्योंकि लोग प्रभावी ढंग से इस बार जो है भाजपा के खिलाफ वोट दे सकते हैं, या उसका उनका मन बन रहा है, क्योंकि जिस तरह की प्रताड़ना उनको झेलनी पड़ रही है, जो हालात हो रहे हैं। देखिए, बेरोजगारी तो पहले ही समस्या बढ़ रही है, लेकिन एसआईआर ने जो लेके बहुत कुछ उनके अंदर जो है उनकी रोजी रोटी छीनी है, उनका पूरी नागरिकता छीनने का काम कर रही है ये पूरी की पूरी। तो लोगों में गुस्सा है। तो मुझे लगता है कि इस बार लोग एक तरह का डिसीजन जो होगा, वो चाहे अल्पसंख्यक समाज भी हो, ओवैसी साहब को निश्चित रूप से उनका प्रभाव है, और बहुत से अल्पसंख्यक समाज में उनको लोग पसंद भी करते हैं। और लेकिन मुझे लगता है इस बार जो है वो एक तो वक्फ बोर्ड को लेके जो जिस तरह से लड़ाई लड़ी गई है, लोगों ने देख लिया है कि, और खासकर अल्पसंख्यक समाज ने भी देख लिया है कि आर पार की लड़ाई का समय है ये, क्योंकि पूरा का पूरा जो स्टेट है वो आपको डिप्राइव, हर लोग, गरीबों को, जो छोटी जात के लोग हैं, जो 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 अल्पसंख्यक हैं, सबको जो है, जो हैव नॉट्स हैं, हैव नॉट्स को सर क्या ये मान लिया जाए कि थर्ड फ्रंट जो है वो फैक्टर काम नहीं करेगा, चुनाव इस बार का ज्यादा मुश्किल है, एनडीए बनाम महागठबंधन होगा, थर्ड फ्रंट काम नहीं करेगा? क्या क्या आपको क्या इस पे लगता है, कितना इसमें वजन है कि थर्ड फ्रंट के लिए कोई जगह इस बार के चुनाव में नहीं रहेगा? मुझसे पूछा आपने? हाँ हाँ, आपसे पूछा कि थर्ड फ्रंट के लिए इस बार के चुनाव में क्या जगह रहेगा? क्या ये मान लिया जाए पूरी तरीके से एनडीए बनाम इंडिया रहेगा, या प्रशांत किशोर, एआईएमआईएम, इन सब के लिए कोई स्पेस रहेगा? तेज प्रताप यादव जैसे एक आध सीट पे, इन सब चीजों पे कितना आपको स्कोप दिख रहा है? देखिए, अभी जो स्थिति वहां बन रही है, जो मैं वहां पे देख रहा हूं, जो जमीन से स्थितियां निकल रही हैं, उससे अभी थर्ड फ्रंट की संभावना उतनी प्रबल नहीं दिखाई दे रही है। लोगों में गुस्सा है, और दूसरा थर्ड फ्रंट का अभी कोई स्वरूप भी नहीं दिख रहा है। प्रशांत किशोर जो है अपना राग अलाप रहे हैं, और अपनी पार्टी को वो जो है पूरी तरीके से स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और ओवैसी साहब भी अभी डगमगा रहे हैं, वो तलाश कर रहे हैं कहाँ थर्ड फ्रंट बनाया जाए। तेज प्रताप, मैंने इससे पहले कहा, बहुत प्रभावी नहीं होंगे। तो इस तरह कोई अगर तीसरा मोर्चा वाकई जिसमें बड़े बड़े प्लेयर होंगे, तो वो कहीं ना कहीं फिर उसकी बात की जा सकती है, और वो एक चैलेंज दे सकता है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगा कि इस समय जो बिहार का मानस है, जनमानस है, वो जो है एक तरफ जो है वो बीजेपी एनडीए के खिलाफ, और वो जो है कहीं नहीं महागठबंधन की ओर, क्योंकि एक लड़ाई उनके पूरी की पूरी नागरिकता की लड़ाई छिड़ गई है, उनके वजूद की लड़ाई छिड़ गई है, उनकी रोजी रोटी की लड़ाई छिड़ गई है। जो बाहर काम करते हैं उनके लिए समस्याएं हैं, उनकी नागरिकता छीनने की समस्या हो गई है। तो ये इस बहुत ज्यादा उनको उद्वेलित किया हुआ है। तो मुझे लगता है एक प्रभावी ढंग से वो कहीं ना कहीं जो है एनडीए के खिलाफ जो है कि वो महागठबंधन में की तरफ का झुकाव हो सकता है। तीसरा मोर्चा अगर अगली बार कुछ समय बाद कोई शेप लेता है मजबूती से, तो मुझे लगता है कि उस तरफ शायद लोग सोचे, लेकिन फिर वो नहीं चाहेंगे कि इतना मजबूत भी नहीं मुझे दिखाई देता है तीसरा मोर्चा। ठीक सर, भाई ठीक, 2-4 सीट आप ले लीजिएगा, 2-4 सीट निकाल लीजिएगा, लेकिन आप सरकार बनाने की स्थिति में तीसरा मोर्चा नहीं दिखाई दे रहा है महागठबंधन के अलावा। ठीक ठीक, आदिल जी की अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं, समय भी हो गया है। बताइए आदिल जी। आवाज म्यूट है सर। हाँ, वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, हाँ। सब हैं, इतना याद रखिए हम 5 सीट से ज्यादा जीत कर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। वह बोर्ड पर भी हम सुप्रीम कोर्ट गए, एसआईआर पे भी अख्तरुल इमान साहब सुप्रीम कोर्ट गए, और हिंदू एमएलए इस बार एमआईएम जिता के लाएगी, चाहे अपर कास्ट हो, दलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, आप देखिएगा। और 25 नवंबर के बाद आप ये बात बोलिएगा कि ओवैसी साहब ने बिहार में जो बोला वो किया, अख्तरुल इमान साहब ने जो बोला वो किया, इंजीनियर आफ्ताब साहब ने जो बोला, हिंदू एमएलए इस बार जिता कर लाएंगे, आप देखिएगा। और ये आप देश मानेगा, बिहार मानेगा कि ओवैसी साहब सीमांचल के अलावा हिंदू और मुसलमान में फर्क नहीं देखते। अख्तरुल इमान साहब हिंदू एमएलए जिता के जाएंगे, और जो भी सरकार बनेगी आप देखिएगा, चाहे जो हो, लालू जी के बेटा अगर तेजस्वी जी हैं तो लालू जी के बेटा तेज प्रताप जी भी हैं,
अगर तेज प्रताप जी अपनी जुबान पर कायम रहे, ईमानदारी से रहे, अख्तरुल इमान साहब को अपना लीडर माने, ओवैसी साहब को लीडर माने, तो सीमांचल की सीट से तेज प्रताप जी को चुनाव जिता कर लाएंगे। सीमांचल के अपनी बस जुबान पर ईमानदार रहेंगे तो सीमांचल से जिता कर लाएंगे, और हिंदू एमएलए जिता कर ये गठबंधन एमआईएम जिता के लाएगा। आप देखिएगा, ये आपके सामने वचनबद्ध हूं। 25 नवंबर के बाद आप देखिएगा और आप लोग खुद बोलिएगा कि जो आपने बोला वो किया। और हिंदू और मुसलमान एमआईएम को दोनों वोट देती है, और बिहार में भी दी है और आगे भी देगी। और किशनगंज में मेरे सीनियर जो जर्नलिस्ट साहब ने कहा कि मृत्युंजय शर्मा साहब की 6 लाख 6.5 लाख वोट पड़ा मुस्लिम वोट, और उसमें 3.25 लाख वोट दिया, उसमें हिंदू लोगों ने भी अख्तरुल इमान साहब को वोट दिया, सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिया। अख्तरुल इमान साहब का जाके पूछिए, अमोर में 53,000 वोट से एमएलए जीते हैं, हिंदू भाई ने भी हमें वोट दिया है। तो मेरा यही गुजारिश है कि हिंदू भाई से हमको दूर मत कीजिए, हिंदू भी हमारे वोटर है, उनकी भी इज्जत है और उनका भी वोट मुझे चाहिए। अति पिछड़ा हो, दलित हो, राजपूत हो, भूमियार हो, ब्राह्मण हो, हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं, बिहार की लड़ाई लड़ेंगे। हमारे लिए हिंदू मुसलमान में फर्क नहीं। हाँ, जरूर मुसलमानों की बात करते हैं, सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंडू कमीशन में मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है, तो हमारी लड़ाई जरूर उनके लिए है, लेकिन हिंदू भाई भी हमारा उतना ही करीब है जितना मुसलमान है। तेज प्रताप से आपकी बात कुछ हुई है आदिल जी? तेज प्रताप से कुछ बात हुई है? तेज प्रताप से नहीं, हमारे कुछ लोग, पार्टी के कुछ लोग तेज प्रताप जी से संपर्क में हैं, लेकिन डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई। लेकिन तेज प्रताप जी से फिर से यही है कि अपनी जुबान पर कमिटमेंट रहे, ये नहीं कि एमआईएम के साथ फोटो खिंचा लिए, फिर लालू जी के चले गए, फिर अखिलेश जी के साथ लड़ लिए, मुकेश सहनी जी के सिंबल पे लड़ लिए, क्योंकि एमआईएम 18% वोट। आज उपेंद्र कुशवाहा जी जो बार्गेन किए नीतीश जी के यहाँ, भाजपा के यहाँ, इसमें बहुत बड़ी सच्चाई है कि एमआईएम ने उनको एक ऊर्जा दी थी। जब उस वक्त तेजस्वी जी भी छोड़ दिए थे, भाजपा भी छोड़ दी थी, जदयू भी छोड़ दी थी, तो 2020 में उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ ओवैसी साहब ने कैंपेन किया और हर विधानसभा में वोट कन्वर्ट कराया। उपेंद्र जी के 10 कैंडिडेट सेकंड रहे, थर्ड रहे, उसमें एमआईएम का बहुत बड़ा योगदान है। आप पता कर लीजिए, टिकट के लिए लोग मारा मारी कर रहा था उनके यहाँ, उसमें 18% एमआईएम का जो फायदा, लेकिन आपको ही हुआ, का जो छाप था उस सच्चाई है। फायदा एमआईएम को, हम छोटे जरूर हैं, हम छोटे हैं, हम अहंकार में नहीं है। तेज प्रताप जी भी लालू जी के बेटा है, ईमानदारी से आएंगे तो देखिएगा सीमांचल से जीता कर लाएंगे। चलिए, ठीक है, शर्त है ईमानदारी, उनकी जुबान पे कमिटमेंट होना चाहिए। ठीक है आदिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और पीयूष पंत जी भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिला के जो अभी जो परिस्थिति चल रही है, एमआईएम प्रवक्ता आदिल जी ने भी कहा साहब कि उनकी संपर्क में हैं तेज प्रताप यादव और पूरी तैयारी कर रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, थर्ड फ्रंट बनाने के लिए। लेकिन इन सब के बीच में थर्ड फ्रंट पे बिहार की जनता कितना भरोसा करेगी, कितनी सीटें देगी, क्या इस बार का विधानसभा चुनाव उन्हीं शर्तों पे होगा जिन शर्तों पे पिछली बार हुआ था, या इस बार का विधानसभा चुनाव कुछ अलग होने जा रहा है? एसआईआर का मुद्दा कितना प्रभावी होगा, वोट कटने से या न कटने से कितने लोग नाराज हैं, बीजेपी को उससे कितना नुकसान होगा, सब कुछ देखना होगा। इन तमाम विषयों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहिए टीवी 9 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।